ये जो किताबें आपने लिखी हैं ये बहुत चर्चा में रही, दोनों ही किताबें। तो मैं सबसे पहले इस किताब के बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं आपका मंशा जानना चाहती हूँ, ये दोनों किताबें लिखने के पीछे आपका क्या विल था? क्यों लिखी हैं आपने ये किताबें? देखिए, एक किताब है मिशन RNDW। हमारे राव के चीफ काओ साहब थे। मैंने उनको कहा कि आप अपने लिखिए कुछ, तो उन्होंने कुछ अपने मेमोयर्स लिखे हैं और वो 2002 में ये नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी में रखे हुए थे। लेकिन उन्होंने इस पर एक एम्बार्गो लगाया हुआ है कि 25 साल के बाद खुलेंगे। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, हालांकि मुझे वो बहुत चीज़ें मालूम है, उनसे ही डिस्कस हुई थी, तो वो इस किताब में लिख दिया। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ होगा, अदरवाइज़ तो ये उनसे मिल के। एक उनके नंबर 2 थे शंकरन नायर, जिन्होंने बांग्लादेश ऑपरेशन में काफ़ी बड़ा काम किया था और भी बड़े ऑपरेशन किए थे। उनसे बैठ के भी डिस्कशन काफ़ी होती। फिर कुछ हमारे और सीनियर थे जो उनसे भी तो एक किस्म से अब मेरी अपनी माइंड की क्रिएशन तो ये है नहीं। फिर मैं यहाँ रहा हूँ, वहाँ भी सुनते थे कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ चाइना ब्रांच में रहा हूँ बोस्टेड, और चाइना का की ब्रांच में काम करना बड़ा एक हमारे यहाँ प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी। तो वो सब चीज़ें वो फिर जहन में थी। ऐसा ऐसा क्यों प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी? ऐसे क्यों प्रेस्टीज की बात क्यों हुआ करती थी? कौन सी? जो आपने कहा कि चाइना ब्रांच में काम करना एक प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी, चाइना ऐसे और क्या पाकिस्तान, फैक्टर्स थे? चाइना और पाकिस्तान क्योंकि हमारे बड़े दुश्मन हैं। इनमें हमारे यहाँ के सिलेक्टेड ऑफिसर जो होते थे, उनको भेजा जाता था। ऊपर जो क्रीम ऑफिसर, क्रीम जो ऑफिसर थे वो इसको हैंडल करते थे। हमारी पाकिस्तान की ब्रांच में एक कर्नल MS मान हुआ करते थे। अब वो बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, ये जो DIG रैंक के आसपास थे। वो ही वॉज ए मास्टर। पूरी वहाँ की पाकिस्तान का स्केच उनके हाथ में रहता था। तो ये चीज़ें काम आती हैं लड़ाई में। हमारा मेन काम तो इन दोनों कंट्री को कंटेन करना था ना, और आर्मी के पीछे जो फोर्स हैं वो हम हुआ करते थे। हमारे नोट आर्मी को रेगुलर जाते थे। चाइना के साथ जो, जब आप वहाँ पे पोस्टेड थे उस ब्रांच में, चाइना ब्रांच में पोस्टेड थे, तो उस दौरान ऐसा कोई क्योंकि डोकलाम भी हुआ, उसके बाद लगातार फेस ऑफ चल ही रहा है, और ये फेस ऑफ चाइना के साथ तो खैर जैसे आप भी बोल रहे हैं, और ये तो गलवान हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है इतिहास में ये चीज़ें हैं, और पता भी है कि थोड़ा नेबर्स के साथ टेंशन्स ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। लेकिन जब आप चाइना ब्रांच में थे तब ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो कि जो बड़ा क्रूशियल रहा हो, और अब आप पब्लिक डोमेन में उसे बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी किताब में भी है। उस वक्त तो सिक्किम लिबरेशन हुआ था। बिल्कुल। जिसका नाम ऑपरेशन थर्ड आई, जो आपने नाम लिया, ऑपरेशन थर्ड आई, वो हुआ था। तो देखिए, 2500 माइल का एरिया, बगैर एक गोली चले, एक वो इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, उसको हमने मर्ज कराया। और हमारे रॉ के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सब ये मैनेज किया, मैनिपुलेट किया, और खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ था। वो इस तरह चाइना की नाक के नीचे हमने काम किया था। इससे बड़ा ऑपरेशन मेरे का सुनने में नहीं मिलेगा। चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें इंटरवीन करे, थोड़ा बहुत भी करें, तो हमारी फोर्सेस दूसरी तरफ से तैयार थी। तो उन्होंने उस वक्त ऐसी कोई ज़रूरत नहीं की कि वो इसमें इंटरवीन करे, और इतना बड़ा एरिया हमने इससे मिलाया। क्या उसमें क्या चैलेंजेस है? क्योंकि एक पूरा चैप्टर है ऑपरेशन थर्ड आई के ऊपर आपकी किताब में। ऐसे कौन से, क्योंकि मैं व्यूअर्स के लिए चाहती हूँ, क्योंकि अब तो ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है इस किताब के ज़रिए, ऐसे कौन से क्रूशल उसमें एरियाज थे इस मिशन के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए, वो जो चौकियाल था वहाँ पे, और वहाँ का राजा जो था वो ये राजे महाराजे जैसे अय्याश हुआ करते थे, इस तरह के थे। वो एक अमेरिकन वाइफ ले आया था सिक्किम के जो राजा थे। हाँ जी। तो वो फिर सब उसको मैनिपुलेट किया, किस तरह उसकी वीकनेसेस को यूटिलाइज किया हमने, उसको ब्लैकमेल भी किया, और इस तरह करके वो जो उसमें 3 जो ऑफिसर थे, 2 सरदार थे और एक बंगाली थे, तो उन्होंने उसको किस तरह मैनिपुलेट किया, बहुत बड़ी बात थी वो। और किस तरह कब्जा कराया, और
इमरजेंसी जून 75 में लगी थी और मई 75 में ये मर्जर हो गया था। और ये मर्जर कहलाया है, एनेक्सेशन नहीं कराया। एनेक्सेशन और मर्जर में फ़र्क है। मैंने पहले एनेक्सेशन लिखने की कोशिश की थी, फिर लेकिन दिमाग में काम किया कि एनेक्सेशन नहीं, मर्जर होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बहुत सीक्रेटिवली आपने बोला कि ये पूरा काम हुआ इस तरीके से, और कोई ऐसा चैलेंज जो आपको आया हो, क्योंकि आपने बोला चाइना तो कुछ भी नहीं कर पाया इस मर्जर में। नहीं कर पाया कुछ। हाँ, चाइना की हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। मैंने 62 की वार पे काफ़ी लिखा है, 62 की भी लिखा। और जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त आईबी की क्या कंट्रीब्यूशन थी हमारी। आईबी, हम बेसिकली तो आईबी से निकले हुए हैं, ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो मैकमोहन लाइन है हमारे चाइना इंडिया के बीच में, जो ब्रिटिश टाइम में एक इमेजरी लाइन वो ड्रॉ की थी। तो हमें नहीं पता कौन सी, उनको भी नहीं पता। तो हमारे आईबी के लद्दाख में जो स्टाफ पोस्टेड था उसमें एक, वो भी एक सरदार जी करम सिंह हुआ करते थे। तो वो जैसे मई में वो मौसम खुलता है, अदरवाइज़ तो वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो मई में वो जाते थे, 2-3 महीने वो, उसका कोई खाने वाने का इंतज़ाम नहीं था। ये बिस्कुट वगैरह ये चीज़ें ले जाया करते थे, नमकीन अपने ले जाके वही खाते रहते थे, और वहीं 2-3 महीने काम करके वहीं बेचारे सो जाते थे, फिर वापस आया करते थे। और वहाँ पे झंडे गाड़ आते थे, और इंडियंस कुछ और चीज़ें डाला तो चाइनीज आते वो देखते थे ये तो इंडियन टेरिटरी है। इस तरह से उन्होंने हमारा बहुत एरिया आगे तक बढ़ाया करम सिंह ने। और इसकी फिर 58 में तक वो काम किया। 58 में वहाँ पे चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होगी, वो अरेस्ट भी हुआ था। फिर बाद में वो छूट गए थे, सब उनके भी छूटे थे, हमारे भी छूटे थे। और उस जूनियर ऑफिसर की रिकग्निशन के लिए अभी प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार गए थे, और एक छोटे आइलैंड का नाम करम सिंह आइलैंड रखा है। तो ये हिस्ट्री, हमारी जो इंटेलिजेंस हिस्ट्री छुपी हुई है जिसमें सब चीज़ें हैं, ये उसकी रिकग्निशन में ही ये काम हुआ है।